हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक गाना तो सुना होगा। देखो देखो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। ये वाला गाना हमने बचपन में बहुत सुना होगा। बट ये जो हमारी क्यूरियोसिटी थी ना बचपन में, कि ये सारे जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स क्या है, ये जो सन है, इससे हमें गर्मी ही क्यों लगती है, ठंडी क्यों नहीं। ठंडी भी तो लग सकती थी, बट गर्मी ही क्यों पड़ती है। और ये जो गर्मी है, ये सोलर पैनल्स, इनसे एनर्जी आती है, फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ये सब कैसे होता है। अभी लाइट चली गई, तो लाइट जाने के बाद जनरेटर ऑन होता है, और जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी वापस मिलती है। ऐसा क्यों, कैसे होता है ये सब। फिर जब टंकी में पानी चला जाता है तो घर वाले बोलते नहीं मोटर ऑन कर दे। क्यों, ताकि टंकी वापस भर जाए। तो मोटर कैसे हमारी टंकी भर रही है यार, क्योंकि मोटर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होता है, तो वो पानी कैसे भर रही है। ये इतने सारे सवाल होते हैं। और आप लोगों ने बहुत ऐसे, आप भी हो सकते हो जो भगवान में नहीं मानते। जो नास्तिक लोग होते हैं, भगवान में बिल्कुल नहीं मानते, वो लोग किस में मानते हैं, वो लोग साइंस में मानते हैं। साइंस में सबसे ज्यादा वो फिजिक्स की मानते हैं। तो ऐसा क्या चीज है फिजिक्स में जो नास्तिक लोग भी मान रहे हैं। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में यूजुअली हम बात करेंगे कि फिजिक्स एक्चुअली में है क्या। और ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, ये बोर्ड्स के बच्चे देख सकते हैं अगर वो फिजिक्स बोर्ड लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो, और नीट लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो मैं पीवाईक्यूज कराऊंगी नीट के, जेई मेंस के। जेई एडवांस के लिए नहीं, क्योंकि ये मेनली फोकस उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है, जिन्हें मैथ्स उनकी बहुत वीक है, उन बच्चों के लिए ज्यादा है। तो नीट के बच्चे इस प्लेलिस्ट से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जेई मेंस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, क्योंकि नीट का लेवल भी थोड़ा ऊपर होते जा रहा है विद द कंपटीशन। तो जेई मेंस विथ नीट विल बी डन इन दिस प्लेलिस्ट। एंड अगर आपने ये पूरा प्लेलिस्ट पढ़ लिया तो आपके स्कूल के एग्जाम्स के भी सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आते हैं हमारा चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड में। तो फिजिकल वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज जो हम लोग पढ़ेंगे इस फिजिक्स होती क्या है। क्योंकि बच्चा लोग, इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, कि फिजिक्स एक्चुअली में है क्या। अब ये जो भी मैं नोट्स बना रही हूँ, आप एक नोटबुक रख सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगी, बिकॉज अगर आप क्लास में नोट्स अपने हाथों से बनाते हैं तो वो आपके दिमाग में ज्यादा देरों तक रहती है। वरना पीडीएफ देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट फील लाइक कि पीडीएफ जरूरी है अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो, एंड साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो। अब व्हाट इज फिजिक्स, अगर मुझे अच्छी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में बताना हो तो मैं बता सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हम फील लेके पढ़ें कि फिजिक्स एक्चुअली में होती क्या है। देखिए, कुछ बच्चों को अगर हम बोल दें कि बेटा बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और बहुत सारे आपके रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो कोई बच्चा फॉलो नहीं करता। स्पेशली शरारती बच्चे तो बिल्कुल नहीं फॉलो करते। बोले हम क्यों माने, हमें क्यों करने हैं रूल फॉलो, रूल फॉलो करके हमें क्या फायदा होगा। फिजिक्स जो है वो बताती है कि लॉ एंड प्रिंसिपल हैं और क्यों है, कि ऐसा लॉ अगर बनाया गया है तो ऐसा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे बहुत सारे सवाल नहीं होते हैं कि सूरज क्यों हमें गर्म हवा देता है, या गर्मी हमें क्यों देता है। ये जो पानी है, ये जब इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेट होके गैस क्यों बन जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, होता है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी हमें आ रही है, हमें कैसे आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, और इस चीज से हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये सारी चीजें फिजिक्स हमें बताती है। तो ये थी आपके मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी अगर हम बिल्कुल किताबी भाषाओं में जाएं तो इट इज इट इज द लॉ, इट इज द लॉ and principles. It is the law and principle the governs that governs the universe. अब ये क्या चीज है मैम, आपने ये क्या चीज बता दी हमें। देखिए, लॉ एंड प्रिंसिपल्स बहुत सारे होते हैं। उन लॉ प्रिंसिपल के साथ हम लोग, ये यूनिवर्स चलता कैसे है, ये दुनिया चलती कैसे है, उस चीज के बारे में हमें फिजिक्स बताती है।
तो जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द जैसी भी चल रही है ना, ये सब फिजिक्स के लॉज हमें बताती है। एंड हमें ये लॉज, वही बात है ना, हम ये लॉज क्यों पढ़े भाई? क्योंकि इट टेल्स अस, these laws tells us about how and why things occur, things occur, नीचे कर देते हैं, हाँ, things occur the way they do। मतलब ये जो भी चीजें हैं, ये कैसे, हाउ, कैसे, हाउ एंड वाई ये होती हैं, क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, सब बताती है। ये बताती है होगा, कोई चीज होगी, होगा, और ये भी बताती है कि क्यों होगा। समझ पा रहे हो? कि अगर मैंने बोल दिया कि यार, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास एक डब्बा है मेडिसिन का। इस मेडिसिन के डब्बे को अगर मैं फेंकूंगी तो ये नीचे गिरेगा। ये मुझे पता है कि अगर मैं इसको करूंगी तो ये होगा। पर ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है फिजिकल टू G m1 m2/r²। बहुत जो नए बच्चे हैं उनको लगेगा कि ये क्या लिख दिया मैम ने, बट ये ग्रेविटेशन का पार्ट है, धीरे धीरे आएंगे, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो बहुत बच्चों की दिक्कत आती है, ये कि फिजिक्स एंड मैथ्स। मैम फिजिक्स हमें अच्छी लगती है, हमें कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है फिजिक्स का, बट हमें मैथ्स नहीं होती है। तो भैया देखो, फिजिक्स एंड मैथ्स है मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ है। फिजिक्स मैथ्स के बिना एक ऐसी चीज है, जैसे आपने कुछ लोगों को देखा है जो अम बोलते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि बेटा साइंस लो, तभी लाइफ में कुछ हो पाएगा, तभी आप पैसे कमा पाओगे, वरना इसके अलावा कुछ लाइफ ही नहीं है आपकी। और उन्होंने खुद साइंस नहीं ली होती है, तो आप उसकी बात नहीं सुनोगे ना। क्यों सुनोगे आप उन आंटी अंकलों की बातें जो खुद अपनी लाइफ में वो चीज अप्लाई नहीं करती हैं, करते हैं, एंड एक्सपेक्ट यू टू फॉलो देम? जेनजी, हमारी जनरेशन ही ऐसी है, हम लोग किसी की बात में ऐसे नहीं मानते अगर वो खुद की लाइफ में अप्लाई नहीं करते। तो फिजिक्स का कोई महत्व नहीं है। फिजिक्स का कोई महत्व नहीं रहेगा अगर मैथ्स उसमें नहीं होगी। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया, बट हम उसे मैथ्स में प्रूफ नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स आपका प्रूफ कराती है, ये हमें कॉन्सेप्ट देती है। ये इसने, अगर फिजिक्स ने हमें कॉन्सेप्ट दिया तो मैथ्स हमें इसका एप्लीकेशन बताती है, प्रूफ बताती है कि भाई हम जो बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट वो सही है। तो फिजिक्स एंड मैथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वरना कोई फिजिक्स को भाव नहीं देने वाला, कोई फिजिक्स को समझने की कोशिश नहीं करेगा अगर हम उसको, मतलब वो प्रूफ ना कर पाए तो। क्यों लोग फिजिक्स में इतना मानते हैं? बिकॉज मैथमेटिक्स प्रूव द फिजिक्स लॉज एंड प्रिंसिपल, कि ऐसा होता है, क्यों होता है, और ये 100% सही है। समझे? अब बात आती है सबसे बड़ी बात, जो है कि फिजिक्स के दो फंडामेंटल, फिजिक्स हैव टू फंडामेंटल, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसी इसी दोनों चीज पे ज्यादातर हमारी फिजिक्स चलती है। तो ये दो चीजें क्या हैं भैया, समझ लेते हैं। ठीक है, येलो कलर चूज करते हैं अलग सा। अरे, यूनिफिकेशन। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या बोल दिया आपने, यूनिफिकेशन? यूनिफिकेशन मतलब जैसे कुछ क्लास में यूनिटी नहीं होती है, जो क्लास यूनिटी में चलती है तो बंक नहीं होते हैं। मतलब जो कुछ कुछ क्लासेस होती हैं जिनमें यूनिटी बहुत ज्यादा होती है तो बंक हो जाता है, एक भी बच्चा नहीं होता है जो बंक खराब करे। मतलब क्या है, यूनिटी बहुत पक्की है ना, क्लास की। वैसे यूनिफिकेशन, जो यूनिफिकेशन का मतलब ही है जोड़ना, जो चीजें जोड़ने से एक तीर से दो निशाने। ठीक है, बेसिकली ये होता है मतलब। तो अब हम यूनिफिकेशन की बात करें, मेन अगर यूनिफिकेशन की डेफिनेशन जाननी है, तो यूनिफिकेशन कुछ नहीं होता है, मैंने जैसे एक मुहावरा कहा, एक तीर से दो निशाने। मतलब ये एक ऐसा लॉ है, वापस कुछ किताबी बातों में आते हैं। ठीक है, इट
explains it explains various phenomena. ये क्या करती है? It explains various phenomena through few laws. मतलब ये एक तीर से दो निशाना मारती है। समझ पा रहे हो? कैसे? समझाते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। फिजिक्स हमारा क्यों का जवाब देती है। फर्स्ट थिंग, ग्रेविटेशन। अब आप बोलेंगे मैम ग्रेविटेशन दो से तीन चीज कैसे बता सकती है? एक ही चीज तो बताइए, ऐसे अगर कोई चीज गिरेगी तो ग्रेविटेशन हो गई। इसमें और क्या नई नई चीजें बता रही है भाई? धैर्य रखिए, बताते हैं एक एक करके। तीन चीजें, एक लॉ से तीन चीजें, समझ पा रहे हो? बताते हैं। क्या बताती है फिजिक्स? पहले तो फ्री फॉल, डेफिनेटली, जो फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट और एप्पल जो भी न्यूटन सर के महाराज के ऊपर गिरा था, फिर उन्होंने ग्रेविटेशन की बात की थी। दैट स्टोरी, फ्री फॉल तो होता ही होता है। आप लोगों ने एक मूवी देखी है, ओम मंगलम मिशन मंगलम, मिशन मंगल वाली जो मूवी थी, उसमें क्या था? प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में था। हमारा ये जो सूरज है, चंद्रमा है, हम खुद अर्थ में हैं, हम लोग सन के इर्द गिर्द घूमते हैं कि नहीं? तो वो भी ग्रेविटेशन की वजह से, वरना कहाँ अर्थ घूम जाता, कहाँ सन घूम जाता। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हम लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं और गोल गोल ऑर्बिट में घूमे जा रहे हैं। तो इसने और क्या बताया है? मोशन ऑफ प्लैनेट्स। समझ पा रहे हो? ये एक बहुत बड़ी चीज है। एक और चीज हमने मिशन मंगल में देखी थी, हमारी अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी है, तो मार्स की भी अपनी एक ग्रेविटी है। हमने रॉकेट वहां भेजा, मार्स ने पकड़ा और फिर उसने हमें पिक्चर्स दी थी ऑफ मार्स। तो हम ये जो सैटेलाइट्स भेजते हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट्स में रॉकेट उड़ा उड़ा के तो गुम भी हो सकता था यूनिवर्स में, बट नहीं, मार्स ने उसको पकड़ लिया था। समझ रहे हो? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से मार्स ने उसे पकड़ लिया था। और क्या हुआ? तो सैटेलाइट की वजह से हमें मार्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली थी। तो इट टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स का तो हो गया, तो मोशन ऑफ सैटेलाइट, कि हमें सैटेलाइट के बारे में भी पता चल गया कि उसका मोशन क्या होता है, उसको कैसे भेजेंगे तो वो उसके पास जाएगा, फिर वो हमसे कम्युनिकेशन करेगा। तो ग्रेविटेशन एक चीज थी, बट उससे हमें तीन चीजें पता चल गई। फ्री फॉल, फ्री फॉल के बारे में पता चला, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में पता चला, सैटेलाइट के मोशन के बारे में भी पता चल गया। तो इट इज वेरी यूजफुल। तो फिजिक्स के कुछ कुछ लॉज आपके एक तीर से तीन निशाने कर दिए, बल्कि और भी बहुत सारे होते हैं, तीन मैं बस आपको नंबर के बता रही हूँ। ठीक है, तो एक ये हुआ ग्रेविटेशन। अब दूसरे में आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये कौन सी बला है? तो थर्मोडायनेमिक्स आपका यूजुअली हीट, देखिए ये दो वर्ड से बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। दोनों में क्या अंतर है? थर्मो आपका मतलब होता है हीट, एंड डायनेमिक्स मतलब पैरामीटर्स, कि उससे और क्या चीजें होंगी। ठीक है, पैरामीटर्स कह सकते हैं, ये नोट करने की जरूरत उतनी है नहीं। आप थर्मोडायनेमिक्स भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, या मैं ऐसे मिटाई देती हूँ, आप लोग लिख लेंगे, फिर बोलेंगे अरे मैम ने बताया था लिखने के लिए। पंगा नहीं करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपकी दो चीजें बताती है। देखिए, हमारा एक पानी है, ठीक है, पानी अपना स्टिल मोशन में है। मैंने पानी एक पतीले में रख दिया है, उसको साइड में, ठीक है, समझ आई ये चीज? अब मैंने उसको गर्म कर दिया, मैंने उसको हाई फ्लेम में रख दिया, मैंने उसे गर्म कर दिया, तो क्या होगा? उबलने लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टाग्राम तो सब लोग चलाते ही होंगे। देखो, स्पॉन्टेनियस डिसीजन का नाम सुना है? अरे स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, सॉरी। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस जैसे हम लोग लेते हैं ना लाइफ में कभी कभी, कि स्पॉन्टेनियसली एक डिसीजन बनाया, चलते हैं मनाली घूम के आते हैं, तो क्या हमने बहुत अचानक से एक डिसीजन लिया,
वैसे ही कभी कभी हीट देने की वजह से, थर्मो का मतलब क्या, हीट, हीट देने की वजह से मेरा एक रिएक्शन जो 10 मिनट में होता था वो 10 सेकेंड में हो गया, बिकॉज ऑफ द हीट। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ रिएक्शन में होता है तो फिजिक्स में कितनी सारी चीजें होंगी। मतलब हीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक चीज जो हीट से चेंज होती है और एक चीज जो हीट से बिल्कुल नहीं चेंज होती, उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। कि अगर मैंने चाहे कितनी भी हीट बढ़ा दी भैया, ये चेंज नहीं होगा, बट स्पॉन्टेनियस चेंज हो जाता है हीट की वजह से। तो ये भी एक पैरामीटर है कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मल देने पे क्या चेंजेस आते हैं वर्ल्ड में, क्या चेंजेस आती हैं फिजिक्स में। तो दैट्स व्हाई वी गॉट टू नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब ये एक और चीज हो गई। और एक और सबसे ब्यूटीफुल एक इंसान से मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ, वो है हमारे मैक्सवेल साहब। ठीक है, देखिए, मैंने बीटेक की है और मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक की है। तो मैंने फिजिक्स बहुत पास से मैंने देखी है। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, अपने 4 साल इंजीनियरिंग के विथ जेई की प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, मैक्सवेल महाराज एक ऐसे महाराज है जिन्होंने सबसे बेस्ट लॉज दिए हैं। इन्होंने एक इतने सही लॉज दिए हैं जिन्होंने हमारी दुनिया ही पलट के रख दी है। इन्होंने हमें कुल मिला के 4 लॉज दिए हैं, और वो चारों के चारों इतने ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, मैं आपको कह के नहीं बता सकती। पूरे बीटेक में मैंने बस मैक्सवेल सर का ही नाम सुना है। देखिए, आप लोग बच्चे हैं, तो आप लोग कोई भी महान इंसान देख के बोलेंगे कि अरे यार ये पैदा हो गया, इसने लॉज दे दिया, अब हमको पढ़ने पड़ रहे हैं, हमारी लाइफ खराब हो गई है इस इंसान की वजह से। बट आप मैक्सवेल के लिए नहीं कहेंगे जब आप उनके लॉस के बारे में जेन्युइनली पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल साहब ने सबसे पहले हमें बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब पता है क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स पीएन जंक्शन, बाद में पढ़ोगे, पीएन जंक्शन एक चीज होती है सेमीकंडक्टर्स में ज्यादा यूज होती है, चार्ज, वोल्टेज। एंड देन आपका आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या क्या मूवमेंट, डायनेमिक यूजुअली मूवमेंट्स होता है, स्टैटिक मतलब एक जगह में, डायनेमिक मतलब मूवमेंट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह में हैं, ठीक है, और उनको कोई छेड़ दे तो क्या चीज होगी। एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का खुद ब खुद, तो वो क्या जनरेट करती हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, बल्ब जल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चल रही हैं। अभी मेरा, अगर आपका लैपटॉप फोन जिससे भी आप देख रहे हो, इसका जब चार्ज चला जाएगा तब चार्जिंग में डालोगे ना, बैटरी जब चली जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे वो चार्जर काम कर रहा है, वो चीज मैक्सवेल ने दी है। समझ पा रहे हो? फिर आपका आता है मैग्नेटिज्म। अब मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी, इन्वर्टर, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब पानी खत्म हो जाता है तो मोटर को ऑन कर देते हैं। तो मोटर जो काम करता है ना, वो मैग्नेटिज्म है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, इलेक्ट्रोडायनामिक इसीलिए है कि इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट तो है ही, बट उसके साथ साथ मैग्नेटिक मूवमेंट भी है। मैग्नेट्स के हिसाब से काम करने पे मोटर, इन्वर्टर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। तो ये मैं क्या कहूँ, हम लोग जैसे जी रहे हैं ना अपनी लाइफ, इट्स बिकॉज ऑफ द मैक्सवेल। देन फोर्थ आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अरे मेरी स्पेस थोड़ी खत्म हो गई, थोड़ा बगल से लिख लेते हैं। इलेक्ट्रो, तब भी स्पेस खत्म हो गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब क्या होता है? ये जो वाईफाई आ रहा है ना बेटा, ये भी वेव्स है। ठीक है, इन वेव से आपका वाईफाई, वायरलेस कम्युनिकेशन, इन सब चीज में फिजिक्स आती है। तो वेव तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीफोन की वेव हो गई, सैटेलाइट की वेव हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लैपटॉप, वाईफाई, फोन कॉल, ये सब कुछ तो वेव से ही चलती हैं। ऑक्सीलेशन वेव, नॉइज, ऑल दीज फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें तो यहीं से आई हैं।
तो मैक्सवेल सर को मेरा जेन्युइनली बहुत, मैं इनकी इज्जत करती हूँ। फ्रॉम पहले एज अ स्टूडेंट मुझे भी पसंद नहीं थे, बट जब मैंने धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू कर दिया, इनके लॉस को समझना शुरू कर दिया, तब पता चला कि यार ही इज सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू हैव इन दिस लाइफ टाइम। तो ये हो गई मैक्सवेल सर की बातें। ठीक है, चार चीजें इन्होंने पढ़ाई थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं, अब ये तो हमने बात कर ली यूनिफिकेशन की, हमने एक तीर से बहुत सारे निशाने मार दिए कि मैक्सवेल के कुछ कुछ लॉज ने हमें चार पूरी दुनिया दिखा दी। ग्रेविटेशन ने इतनी सारी चीजें हमें, मोशन, प्लैनेट, इतनी चीजों के बारे में बता दी। थर्मोडायनेमिक हीट की वजह से हमें रिएक्शंस के बारे में बता दिया। तो एक और चीज है जो फिजिक्स का दूसरा प्रिंसिपल है, इट्स रिडक्शनिज्म। ठीक है, इट्स रिडक्शनिज्म। अब ये क्या बात हो गई? रिडक्शनिज्म का मतलब अगर मैं बताऊं, रिडक्शनिज्म होता क्या है? इट मींस बड़ी चीज को छोटा करना। देखो अभी अगर मैं आपके सामने जनरेटर की सारी चीजें रख लूं, आपको पता भी नहीं है मैग्नेट का काम कैसे करता है। मैग्नेट, उसके अंदर बहुत छोटा सा पार्ट होता है, बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। और मैं आपको मैग्नेट के बारे में ना पढ़ा के मैं सीधा जनरेटर रख दूं आपके सामने, एक इमेजिन करो, एक 6th क्लास के बच्चे को मैंने 12वीं की बुक दे दी, वो तो हार्ट फेल करके मर जाएगा वहीं पे, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। ऑब्वियस सी बात है। तो रिडक्शनिज्म क्या, बड़ी चीज को पहले छोटा करके, करते 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 हम अपनी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। तो वैसा ही काम रिडक्शनिज्म करता है कि हम लोग एक बड़े टॉपिक को या बड़े सिस्टम को, टू स्टडी लार्ज सिस्टम, एक अगर हमारा लार्ज सिस्टम है उसको हम छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ study the properties of constituent particles। मतलब एक बड़े सिस्टम में से हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स को पहले पढ़ा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, हमने एक जेनरेटर लिया, जेनरेटर में, ओ ये क्या हो गया, ओ ओ जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहे हम लोग, जेनरेटर है। जेनरेटर में बहुत चीजें होती हैं, बहुत सारी। इसमें मैग्नेट होता है, इसमें कॉइल होती है, इसमें आर्मेचर होता है, ठीक है, रेजिस्टर, कंडक्टर, कैपेसिटर, बहुत सारी चीजें, मैं आपको लिख के भी नहीं बता सकती कितनी चीजें होती हैं जनरेटर में। तो हम लोग पहले छोटी चीजें पढ़ेंगे। आप लोग 11th 12th में बहुत बड़ा जनरेटर सब कुछ नहीं पढ़ने वाले हो, छोटी छोटी चीजें पहले स्टार्टिंग में पढ़ोगे। मैग्नेट क्या होता है, कॉइल क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, फिर आप पूरे उसमें जाओगे। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीजों को भी ये छोटा करके बता देता है। तो रिडक्शनिज्म होता है टू स्टडी लार्ज सिस्टम, उसको पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में करेगा। एंड रिडक्शन का मतलब ही यही होता है, रिड्यूस करना। अब बात आती है, हमारे चैप्टर में एक पॉइंट आता है विच इज स्कोप। ठीक है, इसको हम, अरे हो जा सफेद, हाँ, ये है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। बेसिकली स्कोप मतलब कि हम लोग क्या क्या इससे चीजें होती हैं, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो दो टाइप की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, स्कोप में दो टाइप की फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। एक मैक्रोटॉनिक्स, मैक्रोस्कोपिक, सॉरी मैक्रोटॉनिक्स बोल रही थी, मैक्रोस्कोपिक, ओके, एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक का मतलब, अगर वर्ड से समझ आ रहा है, मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी चीजें, माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजें। तो हम फिजिक्स में बड़ी चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं, छोटी चीजों के बारे में भी पढ़ते हैं। वापस आते हैं, अब मैक्रोस्कोपिक में ना बहुत चीजें हैं, मैं आपको गिनवा भी नहीं सकती, इतनी चीजें होती हैं। मैक्रोस्कोपिक में सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं।
हमारे पास सबसे पहली बात तो कुछ कलर चेंज करते हैं। मुझे एक डिफरेंट सा कलर लेना है। ऑरेंज ले लेते हैं चलो। मैकेनिक्स। ठीक है, एक पार्ट होता है मैकेनिक्स, मैक्रोस्कोपिक में मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। देखिए, ये जो दो चीजें हैं ये आप इलेवेंथ में पढ़ोगे, बाकी दो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। ठीक है, बट स्टिल ये आपके चैप्टर में आपको समझने के लिए मैं पूरी चीज आपको समझा देती हूँ। बट यही दो चीजें हैं जो आप मेनली पढ़ोगे, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, यही मेन चीज होती है। मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये भी पढ़ोगे, मोशन पढ़ोगे, वर्क, एनर्जी, पावर, एक तो सब्जेक्ट ही है आपका, मतलब चैप्टर है। वर्क, एनर्जी, पावर, सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे। रोटेशनल मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेवेंथ में सबसे मुश्किल रोटेशनल होता है। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है मैकेनिक्स में। मोशन यही आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, कह सकते हैं। ठीक है, वे ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट द वेव, इसके बारे में भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती, वेव। ठीक है, ये सब मैकेनिक्स में आता है। अब बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में मेन आपका होता है हीट, ऑब्वियस, टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगी किसी इक्वेशन में, वो सब। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें भी पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फिर रेडिएशंस के बारे में पढ़ोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आपके बिल्डिंग ब्लॉक फिजिक्स के मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ही है। मैं अगर सच बताऊं तो पूरी इलेवेंथ आपकी फिजिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डेप्थ में है और सबसे ज्यादा मुश्किल है। ट्वेल्थ की फिजिक्स बहुत इजी है, इलेवेंथ की सबसे ज्यादा मुश्किल है, बट इलेवेंथ से ही क्वेश्चन बनते हैं। जेई में अगर आपको फोड़ना है, नीट में अगर आपको फोड़ना है, तो भाई इलेवेंथ की फिजिक्स ही है जो आपको बचा सकती है। तो इलेवेंथ की फिजिक्स को बहुत अच्छे से करना। अब आ गए हम मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में। एक और चीज होती है, ठीक है, जो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, ठीक है, बट आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें आप मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक दोनों के बीच के डायनेमिक्स के बारे में बात करोगे एंड ऑप्टिक्स के बारे में भी आप लोग बात करोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपका आ गया चार्ज, वोल्टेज, ठीक है, डिवाइसेस, मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये सब आ जाएगा। एसी एंड डीसी, सारी चीजें इसी में आती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। ऑप्टिक्स में आपका आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, ये दोनों आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे। पहले के दोनों जो सबसे मेन है, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो आप लोग इलेवेंथ में पढ़ोगे। एंड मैं जेन्युइन बता रही हूँ, अगर आपको इलेवेंथ में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो है फिजिक्स। फिजिक्स सबसे मुश्किल होती है, तो मेरी बात मानो। एंड फिजिक्स इलेवेंथ की सबसे ज्यादा अच्छे करके रखो। अब आती है एक और चीज, जो अब हमने ये किस चीज के बारे में बात की है, हमने हमने किस चीज के बारे में अभी इतनी राम कथा की है? मैक्रोस्कोपिक की। तो माइक्रोस्कोपिक क्या है? माइक्रोस्कोपिक आपका बहुत ज्यादा, नीट के बच्चे बहुत खुश होंगे माइक्रोस्कोपिक पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत केमिस्ट्री इस्तेमाल की जाती है। तो अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है तो उन्हें माइक्रोस्कोपिक बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में आपका आता है एटम, मॉलिक्यूल, बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में बात होती है। एटम, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसे हम कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स। देन फोटोन, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये सब इस्तेमाल होती है। तो ये है मैक्रोटॉनिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दोनों। ठीक है, अब एक और चीज आती है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी अब कौन सी भला है, तो हम बताते हैं। एक और चीज है फिजिक्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं इतनी फिजिक्स?
इट्स बिकॉज इसमें बहुत टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो आप लोगों को अभी तक पता नहीं है। ठीक है। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करते हैं सिलिकन। सिलिकन आपका कहाँ यूज होता है? सिलिकन आपका सेमीकंडक्टर लैपटॉप्स में यूज होता है सबसे ज्यादा। देन वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने इतनी वेव्स के बारे में बात की, या आपका वायरलेस सारी चीजों को बनाने के लिए ही तो होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। फिर एक और चीज में होता है इंजन्स। इंजन्स को बनाने के लिए भी, स्टीम इंजन हो गया, बहुत सारे इंजन हो गए, थर्मोडायनेमिक्स इसमें यूज होती है। तो ऐसा कभी नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो एंड फिजिक्स उसमें ना आए, ऐसा नहीं होता। हमेशा फिजिक्स कहीं ना कहीं आएगी। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आगे जाने की बातें हो रही हैं, तो फिजिक्स तो भैया आएगी ही काम। तो फिजिक्स को अगर आपको जेन्युइनली, स्पेशली अगर आप जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स आपकी बैकबोन होगी। जॉब में भी, बीटेक में जाने के बाद भी फिजिक्स बहुत इस्तेमाल होने वाली है। फिजिक्स से आप कभी छूट नहीं सकते हो। ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट वो थोड़ा सा बड़ा है, मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसे जल्दी खत्म कर दूं, इतना लंबा ना करूं। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होगा तब भी हम एडिट कर लेंगे वापस एक नई मीटिंग बना के, कोई बात नहीं। तो पढ़ाई देते हैं। ठीक है। इट इज फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, इसमें हम बहुत टाइप के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मेन चार टाइप की हैं। ठीक है, मैं बताऊं तो, अरे, मेन आपकी चार टाइप के फोर्सेस होते हैं। ग्रेविटेशनल। ठीक है, ये आपका पहला फोर्स हुआ। ग्रेविटेशन में क्या होता है? इसमें आपका मेन जो बात है, कोई भी दो बॉडीज, ठीक है, कोई भी दो बॉडीज हैं, दो मास हैं इन यूनिवर्स, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। जैसे हम लोग भी अगर बैठे हैं, तो मेरा अभी जैसे मेरा लैपटॉप है, तो मेरा लैपटॉप और मेरे, हम दोनों एक मास है, हम दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। मैं अर्थ एंड सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फोर्स काम करती रहती है। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G m1 m2/r²। ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में आप ये बहुत पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये एक फोर्स होता है, और ये फोर्स के बारे में ज्यादा बोले तो ये बहुत वीक फोर्स है। आई अंडरस्टैंड, आप बोल रहे होगे कि भाई ये वीक फोर्स कैसे है? आपके और मेरे बीच में भी, इस लैपटॉप और मेरे बीच में भी फोर्स है, बट हम लोग चिपक थोड़ी रहे हैं। तो वीक फोर्स हुआ ना कि भाई इतना नहीं दिखाई पड़ता है ये फोर्स, बट ये है जरूर। क्योंकि यार अगर मैं एक चीज फेंक रही हूँ, मैं इस लैपटॉप को भी फेंकूंगी, नीचे गिरेगी। क्यों? धरती का अपना एक मास है, इस लैपटॉप का अपना एक मास है, तो वो एक फोर्स लगेगा। ठीक है, बट इट्स वेरी वीक। और इसकी रेंज इंफिनिटी है। इसकी रेंज इज इक्वल टू इंफिनिटी है। ठीक है। अब एक और फोर्स के बारे में बात करते हैं। वीक, इसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर का मतलब न्यूट्रॉन्स के बीच में जो होता है, न्यूट्रिनो या अदर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में ज्यादातर इसका काम होता है। पार्टिकल्स एंड न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन्स का पार्ट होता है। ठीक है। न्यूट्रिनो, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, न्यूट्रिनो। हम्म। अब वीक फोर्स है तो पता चल ही गया होगा कि ये वीक फोर्स है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। एंड इसकी रेंज भी कम है। इसकी रेंज पता है कितनी है? बहुत कम है। इसकी रेंज है 10^-14 टू 10^-15। ठीक है। बहुत कम फोर्स है इसकी, बहुत कम रेंज भी है इसकी। अब एक और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। अरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसी होती है? ये फोर्स जो होती है ना बेटा, ये फोर्स आपका बहुत चार्जेस के बीच में है।
बेसिकली ये दो चार्ज होते हैं उन दोनों के बीच में, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में है, ये दो चार्जेस के बीच में होता है, दो चार्जेस के बीच में होता है। इसकी रेंज लंबी है, इट्स लॉन्ग रेंज, ठीक है। एंड ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ये वीक फोर्स नहीं है, ये ग्रेविटेशनल और उसकी तरह नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रिसिटी आपका पूरा जो भी काम होता है इस दुनिया में, मैग्नेट्स का, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है और बहुत लंबी रेंज है इसकी, कम रेंज की नहीं, इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। बट इसका फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब बात आती है एक और चीज की, या इसकी रेंज लॉन्ग, हाँ इसकी रेंज लॉन्ग भी होती है एंड इन्फिनिटी, कुछ बुक्स में लॉन्ग भी लिखा गया है एंड इन्फिनिटी भी लिखा गया है, आप दोनों ही लिख के आ जाओ अगर पेपर में कभी पूछे तो। वैसे तो ये चैप्टर कभी आता नहीं है, बट अगर आपके कॉलेज स्कूल में पूछ लिया गया तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही लिख के आ जाओ अगर पूछते हैं तो, ठीक है। अब द लास्ट फोर्स के बारे में हम बात करते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसमें आपका N×N, P/P और Np, मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये इनके बीच का फोर्स है, जो कि रेंज इसकी बहुत शॉर्ट है, ठीक है। रेंज बहुत शॉर्ट होती है इसकी, ऑब्वियसली मतलब बहुत छोटा, आप देख भी नहीं सकते इनको, तो रेंज इनकी बहुत छोटी है, ठीक है। रेंज इज वेरी शॉर्ट, ठीक है, सॉरी, वेरी शॉर्ट, ठीक है। बट इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात भी करें, इसकी स्ट्रेंथ भी छोटी, मतलब इसकी स्ट्रेंथ मतलब बड़ी होती है, मतलब बड़ी इन द सेंस कि बाकी सबकी जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, वो 10⁻⁻ में ही रहती है हमेशा, बट इसकी 1 है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ तो है, ठीक है, स्ट्रेंथ छोटी नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर N P इनके बीच में कोई अगर वो नहीं होगा ना, तो इट इज नॉट वर्थ इट, ओके। तो दैट इज इम्पोर्टेंट अभी, बिकॉज मैंने आधी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। स्पेशली इस चैप्टर से ज्यादातर कुछ पूछते नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू कंप्लीट दिस टॉपिक। तो मैंने आपको बताया फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स का रोल क्या है फिजिक्स में, एंड फिजिक्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल विच इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। एंड उसके साथ साथ मैंने स्कोप के बारे में भी बताया, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। दो चीजें आप 11th में पढ़ोगे, मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो 11th में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड ऑप्टिक्स आप 12th में पढ़ोगे। माइक्रोस्कोपिक के बारे में भी बात होगी, बट इसका डेप्थ आपका केमिस्ट्री में ज्यादा होता है, फिजिक्स में कम होता है। एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात होगी, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक था आपके पूरे चैप्टर में। एंड फोर्सेस के बारे में बात हुई है, जो चार मेन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, टू वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अभी आपका इससे पूरा एटलीस्ट चैप्टर 1 ऑफ फिजिक्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सही लगी होगी, मेरी हैंडराइटिंग समझ आई होगी, एंड आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा, बिकॉज आई विल नॉट प्रोवाइड द नोट्स, because I want you to watch the entire lecture and make notes with me. तो बाकी और अपडेट्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है वो लेकर आऊंगी। थैंक यू।